नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। गणित की अगली कक्षा में चलेंगे और आज देखेंगे गणित का स्वरूप। और ये गणित का तीसरा वीडियो है और ये वीडियो आपको YouTube पर भी मिलेगा, यानी ये आपका एक डेमो वीडियो भी हो सकता है अगर आप इसको देखना चाहें एज अ डेमो क्लास वगैरह ज्वाइन करने के लिए या फिर अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए। तो भी आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। इस वीडियो में, ये जो वीडियो पूरा मैं पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में एक सवाल छुपा है और उस सवाल का अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो सही जवाब देने वाले को मिलेगा क्या? इनाम। कैसा इनाम मिलेगा? कैश। कैश मतलब सीधे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैश में इनाम मिलेगा। जब वो सवाल आएगा तो उस पर बात करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसी वीडियो में पूरा उस क्वेश्चन का आंसर छुपा होगा जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें बता दूं कि जो 2 यूनिट है गणित का 2 यूनिट जो मैं आपको सबसे पहले डेमो वीडियो में, मैथ्स के डेमो पहला वीडियो जो डेमो वीडियो होगा उसमें आप देखिएगा, जो 2 यूनिट मैं बताया हूं उस 2 यूनिट से आपका जो सहायक शिक्षक का पिछला पेपर हुआ उसमें से 14 प्रश्न पूछे गए। आप सीधे न्यूमेरिक से शुरू कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि कोचिंग वाले या फिर जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं वहीं से प्रश्न पूछेगा, तो 14 प्रश्न पूछा है। 14 प्रश्न डायरेक्ट इसी थ्योरी पार्ट से पूछा है, जिस थ्योरी पार्ट को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक प्रश्न और पूछा है इसमें न्यूमेरिक है वो रहने के लिए, लेकिन वो भी इसी थ्योरी पार्ट से ही पूछा है। यानी कुल मिला के मैं देखूं तो 15 प्रश्न पूछे गए हैं इस भाग से मेरे दोस्त, 15 प्रश्न। और टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं गणित के? 30। यानी 30 में से 15 प्रश्न यानी 50% प्रश्न यूनिट 1 और यूनिट 2 से पूछे गए हैं अगर आप सहायक शिक्षक के लिए हैं तो ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि इससे 15 प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो फिर आप ये सोच करके देखिए, आपका 150 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है। 150 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो 15 माइनस कर दीजिए, हो गया 135। आपके लिए जो पूर्णांक हो गया 135 हो गया, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर के लिए जो पूरा कोर्स लेकर के कंप्लीट पढ़ाई कर रहा है उसके लिए 150 का पूर्णांक है। तो जाहिर सी बात है 15 में से बहुत सारे प्रश्न वो सही कर देगा तो आपसे आगे ही बढ़ जाएगा। तो ये भाग भी पढ़ना जरूरी है और प्राइज विन कर सकते हैं, प्राइज जीत सकते हैं, तो उसको भी देखते जाइएगा। फ्री में है, बस एक जवाब देना है, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा उससे। आइए देखते हैं गणित का स्वरूप। गणित का स्वरूप कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में गणित कैसा है वो जानना चाहिए। वो जानना हमारा मतलब इस पूरे क्लास का मेन थीम होगा कि गणित कैसा है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के स्वरूप से टेट में भी प्रश्न पूछे गए हैं, सहायक शिक्षक में भी पूछे गए हैं। और आगे जो आने वाला 2-3 वीडियो है, शायद ये आपके YouTube पे डेमो वीडियो लास्ट डेमो वीडियो होगा, इसके बाद नहीं आएगा। आगे जो 2-3 वीडियो और होंगे ना, उसमें से आपको सहायक शिक्षक से प्रश्न भरपूर देखने को मिलेंगे। हालांकि वो वीडियो पेड होंगे, ऐप में जो लोग क्लास कर रहे होंगे उनके लिए सही होगा वो। आइए देखते हैं। गणित संसार का बहुत शक्तिशाली माध्यम है जो उसके कुछ विशिष्ट गुणों के कारण है और ये प्रभावी और उसको शक्तिशाली माध्यम बनाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? पहला तो गुण है गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं, दूसरा कथन है सत्यता की कसौटी और तीसरा कथन है प्रतीकों का प्रयोग। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं, इसका मतलब क्या है? गणितीय कथन असंदिग्ध होने का मतलब क्या है उसको देख लेते हैं। पहले क्या है? गणित में किसी भी संकल्पना की परिभाषा या कोई गणितीय कथन बिल्कुल असंदिग्ध होता है, यानी उसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता। आप क्लियर कट, आप अगर भारत में हैं तो आप अमेरिका में जाएं तो कहीं पर भी आपको 4 धन 4 8 ही होगा, कभी 8 से ऊपर नहीं, न कहीं 8 से नीचे नहीं। तो ये 4 धन 4 जो 8 होगा, इसको किसी सिद्धांत के तहत सिद्ध कर दिया गया होगा। और एक बार जब इस सिद्धांत के तहत इसको सिद्ध कर दिया गया, उस सिद्धांत भी अभी पढ़ेंगे, उस सिद्धांत के तहत अगर इसको सिद्ध कर दिया गया तो इसमें फिर इस 4 धन 4 वाले में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है।
वो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिसके तहत चीजों को सिद्ध किया जा सकता है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर 4/2 बराबर 2 होगा, ये हर जगह होगा, ये असंदिग्ध है, यानी एक बार सिद्ध हो गया फिर इसमें कोई सवाल नहीं है। साइंस में ऐसा होता है क्या? साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, लेकिन पुराने जो थ्योरी वाले भाग होते हैं, पुराने जो सिद्धांत होते हैं, वो कभी कभी बदल भी जाते हैं। और जैसे साइंस में आप देखकर सोच करके देखिए, भूगोल में सोच करके देखिए, पहले ये सोचा जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाती है, बाद में वो सिद्धांत बदल गया। लेकिन आपके पिताजी, आपके दादाजी, किसी से भी पूछिएगा कि 2 धन 2 कितना होता है दादा, 4 ही बोलेगा। या फिर आज के आप 1000 साल पहले भी चले जाएं, जब गणित का आविष्कार हुआ होगा, तब भी 2 धन 2 4 ही हुआ करता था, कोई चेंजेस नहीं हुआ। एक बार अगर वो सिद्ध हो गया कि 2 धन 2 4 होता है, फिर उसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता, कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इसी चीज को कहा गया है कि गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। दूसरा देखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि गणित के इस अमूर्त संसार को, अमूर्त संसार मतलब वर्चुअल जो वो है, वर्ल्ड है, एक्चुअल वर्ल्ड नहीं, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी संसार को हम औपचारिक रूप से बनाते हैं कुछ संगत अभिगृहितों, अभी अभिगृहितों क्या होता है उसको भी देख लें, अभिगृहितों को मानकर फिर इन अभिगृहितों के आधार पर हम कुछ अवधारणाओं को औपचारिक तरीके से स्पष्ट और परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। इसीलिए गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। क्यों असंदिग्ध होते हैं, कभी प्रश्न पूछ लिया तो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गणित के इस अमूर्त संसार को हम औपचारिक रूप से बनाते हैं। अब मान लीजिए औपचारिक और अनौपचारिक की बात करूं, मान लीजिए एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक सवाल पूछा जाए कि 100 भेड़ें थी, 100 में से एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, तो कितने भेड़ बचे? आप बोलेंगे 99 भेड़। क्यों? क्योंकि आप इसको औपचारिक रूप से जोड़ घटाव कर रहे हैं। इसलिए अगर आप इसको अनौपचारिक रूप से जोड़ घटाव करेंगे तो आप बोलेंगे कि 0 भेड़ बचे। क्यों 0 भेड़ क्यों बचे? क्योंकि जब एक भेड़ गड्ढे में गिरेगा या कूदेगा तो उसके पीछे पीछे सारे भेड़ गड्ढे में गिर जाएंगे। वो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक जवाब हो जाएगा आपका। लेकिन औपचारिक जवाब क्या हुआ? 99 हुआ। इसी तरीके से एक सवाल पूछ लिया गया एक बच्चे से, गड़ीरिया का बच्चा था, तो आया स्कूल में, पूछा कि बताओ तुम भेड़ चरा रहे हो बच्चे, और तुम्हारी एक भेड़ गड्ढे में गिर गई या फिर उतर गई, तो तुम्हारे, अगर तुम 50 भेड़ लेकर के चला रहे थे तो कितनी भेड़ बचे तुम्हारे पास? तो गडेरिया का बच्चा बोला 0। तो टीचर बोला कि 0? एक ऐसा जवाब हुआ। अरे भाई 49 भेड़ बचेंगे जब एक भेड़ गिर जाएगी। तो वो बच्चा बोला कि सर आप गणित बहुत अच्छा जानते होंगे, लेकिन भेड़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जैसे ही एक भेड़ गिरा कि दूसरा भेड़, तीसरा भेड़, चौथा भेड़ उसी के ऊपर गिरता जाएगा। उनको कोई वो नहीं है, कोई समझ नहीं है, बस वो पीछे पीछे चलते रहते। ठीक है, ये तो रहा एक मजाक की बात। तो अनौपचारिक हो जाएगा तो कितना? 0 जवाब हो जाएगा। लेकिन औपचारिक है तब इसका जवाब कितना हुआ? 99 हुआ। 100 में से एक भेड़ गिरी तो 99 बच गया। अभिगृहित का मतलब क्या है? अभिगृहित से तात्पर्य ऐसे कथन हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें अति स्पष्ट समझा जाता है। अभिगृहित का मतलब ऐसे कथन जिनको सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें अति स्पष्ट समझा जाता है, यानी उनको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं सिद्धों की सत्यता को बिना शंका के स्वीकार कर लिया जाता है। स्वयं सिद्ध अन्य सत्यों को सिद्ध करने के लिए आधार का काम करते हैं। यानी जो अभिगृहित कथन है, वे अभिगृहित कथन यानी जो कथन स्वयं सिद्ध हैं, उनको कोई सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं इसको गिराऊंगा तो ये नीचे ही गिरेगा, तो इसमें क्या सत्यता की जांच करोगे? अभी यहां भी गिर रहा है, अमेरिका में भी गिर रहा है, हर जगह गिर रहा है, यानी ये स्वयं सिद्ध है। भले ही हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जाने चाहे ना जाने, लेकिन एक चीज तो जानते ही हैं कि ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये स्वयं सिद्ध है। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध हों, उन्हें कथन को हम अभिगृहित कथन कहेंगे। और अभिगृहित कथनों के माध्यम से फिर अन्य चीजों को सिद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको गिराता हूं, एक मैं सिद्ध करके दिखाता हूं आपको। इसको गिराता हूं, ऐसे गिर गया,
ठीक है, ये ऐसे गिर गया, एक गिराया, दूसरा रिमोट ऐसे गिराया, ये भी गिर गया। ऐसे मैं 8-10 रिमोट अगर गिराऊंगा तो मैं 11वें रिमोट के बारे में आपको बोल दूंगा कि 11वां रिमोट भी अगर ऐसे मैं छोड़ूंगा तो नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो 10 रिमोट गिराए वो 10 रिमोट में हमने देखा कि ये हमेशा नीचे गिरता है, तो 11वां रिमोट ही हमेशा नीचे गिरेगा निरअपवाद रूप से, यानी वे स्वयं सिद्ध करता है, यानी ये रिमोट का गिरना स्वयं सिद्ध करता है कि नीचे ही गिरेगा जो सामान आप ऊपर से छोड़ेंगे। ठीक है, समझ गए? अभिगृहित कथन का मतलब आपसे पूछ लेगा तो आप बोलेंगे अभिगृहित कथन ऐसे कथन होते हैं जो कि स्वयं सिद्ध होते हैं, जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, जिन पर कोई भी उनके सत्यता पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता, ऐसे कथन स्वयं सिद्ध कथन या अभिगृहित कथन माने जाते हैं। अब इन्हीं अभिगृहित कथनों के माध्यम से, यानी इन्हें स्वयं सिद्ध जो कथन है, उन कथनों के तर्क द्वारा, स्वयं सिद्ध कथन जो है उन कथनों के तर्क द्वारा जब कोई नया सिद्धांत लाया जाता है तब उसको कहा जाता है प्रमेय। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं ना, तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए पढ़ते हैं ना भाई कि ये समकोण त्रिभुज में इसकी भुजा और इसकी लंबाई क्या होगी, यही वाला। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में इन चीजों को, माने इसको सिद्ध करने, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया गया होगा एक बार, तब तो निरपवाद रूप से चल रहा है, हर जगह पाइथागोरस प्रमेय वही काम कर रहा है, चाहे छोटा त्रिभुज बनाऊं, चाहे इतना बड़ा त्रिभुज बनाऊं, चाहे और बड़ा त्रिभुज बनाऊं, हर जगह वही काम कर रहा है। ठीक है, तो स्वयं सिद्ध कथनों के तर्क द्वारा जब कोई नया सिद्धांत लाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रमेय कहा जाता है। अभिगृहित कथन, अभिगृहित मतलब स्वयं सिद्ध कथन, स्वयं सिद्ध कथनों के तर्क द्वारा कोई नया सिद्धांत लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रमेय बोलेंगे। हो सकता है प्रश्न भी आपसे पूछा गया होगा या पूछ लिया जाए कि प्रमेय की क्या मतलब। जब एक बार अभिगृहितों को चुन लिया जाता है, यानी स्वयं सिद्ध कथनों को चुन लिया जाता है और स्थिति को परिभाषित कर दिया जाता है, तो अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जैसे गोले की परिभाषा स्पष्ट और सुनिश्चित कर दी गई है। यदि कोई वस्तु दी गई है, आप गोले की संकल्पना से यह निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यह गोला है या नहीं है, इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। यह त्रिभुज है कि नहीं है, आप तुरंत बता सकते हैं किस तरीके का त्रिभुज है, इसकी सारी परिभाषाएं आप जान रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आप भी यही बोलेंगे, मैं भी यही बोलूंगा और 5 लोग भी यही बोलेंगे, तो कोई संदेह इसमें नहीं होता, वही चीज असंदिग्ध होते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे सिद्धांत जो स्वयं सिद्ध कथनों के द्वारा, स्वयं सिद्ध कथनों के तर्क से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर आप बताइए क्या होना चाहिए? परिभाषित कथन, अपरिभाषित कथन, उत्पत्ति, उपपत्ति या प्रमेय। मैंने बताया था एक अभिगृहित कथन। अभिगृहित कथन का मतलब क्या है? अभिगृहित कथन का मतलब यह है कि ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध है। पहला जान गया अभिगृहित कथन जो स्वयं सिद्ध है। अब इन्हीं अभिगृहित कथनों के का सहारा लेकर के एक तरीके से कोई नया सिद्धांत या कोई नया कथन दे दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है मेरे दोस्त प्रमेय, जो कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखिए ये वाला, ठीक, तो क्रम से पढ़ाया हूं। अभिगृहित कथन क्या है, प्रमेय क्या है, क्लियर है? चलिए, कुछ लोग फोन करते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरे को क्लास ज्वाइन करना है लेकिन मेरे पास अमाउंट का इशू है। तो देखिए, जितने अपने मल्टीमीडिया मोबाइल आप लोग चलाते हैं तो ऐसा नहीं है 3000-4000 रुपये आप लोग व्यवस्था नहीं बना सकते अगर आप क्लास को लेकर के सीरियस होंगे तो। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये क्लास का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो फ्री में पीडीएफ मिलेगा मिलने के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस फ्री के कंटेंट से आप लगभग 6 से लेकर के 12 नंबर आपका ज्यादा आएगा। यानी फ्री के कंटेंट के लिए अगर आप मैसेज करते हैं तो केवल पीडीएफ ही नहीं और बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आपको फ्री में मिलेगा, तो 6 से 12 नंबर आपका जरूर ज्यादा आएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा
कि आपका सिलेक्शन अगर बोलेंगे कि फाइनल सिलेक्शन क्या उस फ्री पीडीएफ से हो जाएगा या फ्री जो चीज़ें हम लोग दे रहे हैं उससे हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सिलेक्शन के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं किस और भी वीडियो आप देख रहे होंगे यूट्यूब में, उसके बाद ही आप डिसाइड करते होंगे कि भाई मेरे को कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। तो जो लोग सिलेक्शन के लिए हैं वो तो कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। जो लोग केवल काम चलाऊ चल रहे हैं कि हाँ मेरे को ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो जरूर फ्री पीडीएफ के लिए जरूर मैसेज करते भाई इस नंबर पे। कोर्स ज्वाइन करना है तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करें। फ्री पीडीएफ फ्री कंटेंट पाना है तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा सहायक शिक्षक वगैरह लिख के, तो आपको फ्री पीडीएफ भी मिलता रहेगा, ठीक। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि आप यूट्यूब में फ्री में पूरा पढ़ा दीजिए, तो फ्री में पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे हम लोग यूट्यूब में, और फ्री में नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों फ्री में नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे बहुत सारे खर्चे हैं, ऑफिस का खर्चा, इधर उधर का बहुत सारा खर्चा है, उन खर्चों को मेंटेन कौन करेगा हम जब फ्री में पढ़ाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में तो ऐड भी नहीं चलता, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने ऐड भी हटवा दिया है। आप फ्री में पढ़ रहे हैं अगर यूट्यूब में तो ऐड नहीं है, ऐड फ्री पढ़ रहे हैं, तो हमको कहाँ से रेवेन्यू आएगा जिससे हम वो कर पाएंगे। और फ्री में जब हम पढ़ाएंगे तो हम इस स्तर का तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि अगर इस स्तर का पढ़ाएंगे तो हमको चाहिए संसाधन, पैसे चाहिए। आप क्योंकि फ्री क्लास आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो फ्री क्लास देखने के बाद अगर पेड क्लास के लिए आप सोच रहे होंगे तो हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ न कुछ तो आप देखे होंगे, या फिर हमारे मेहनत, हमारे कंटेंट में कुछ न कुछ तो आप देखे होंगे, तभी तो आप क्लास लेने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, अगर उनको लगता है कि हाँ क्लास ज्वाइन करना चाहिए, तो अब इसके बाद ये शायद लास्ट डेमो वीडियो होगा मैथ्स का, इसके बाद नहीं आएगा, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लें। अगर जिनको लगता है कि नहीं मेरे को 6 से 12 नंबर बढ़ाना है केवल, तो फ्री पीडीएफ के लोग मैसेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, लेकिन फ्री में नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, क्योंकि हम क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते। आपको आपका 4,000 रुपए, 5,000 रुपए जो है ना, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए आपके लिए आपको महंगा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए आपका ये 4,000 रुपए आपके एक साल में कुछ भी महंगा नहीं है। एक साल के आप 3, 4 साल, 5 साल बाद आएगा टीचर का भर्ती, तो 3, 4 साल, 5 साल बाद आएगा, तो 5 साल में 4,000 रुपये आप बचा लेंगे, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो 4 साल आपका सस्ता है 4,000 रुपये के सामने, तो अच्छी बात है, मतलब महंगा है तो, सॉरी सस्ता है तो 4,000 सस्ता है, अगर 4,000 अगर महंगा है 4 साल के लिए, तो अच्छी बात है, उम्र भी निकल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलता हूँ मैं, क्या ये सब लेक्चरबाजी आ गया बीच में, लेकिन कुछ लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो याद आ गया कि भाई फ्री में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम क्वालिटी के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम वैसे बच्चों को चाहते हैं जो हमारे पास एक बार कोर्स ले तो दोबारा हमारे कोर्स को रिकमेंड करें, लोगों को बताएं। हम वो बच्चे नहीं चाहते जो एक बार कोर्स लें और फिर बाद में गालियां दें कि नहीं वहाँ कोर्स मत लेना, यहाँ कोर्स मत लेना। तो इस वजह से हम पैसा लेंगे, और वैसे भी मार्केट से तो कम ही पैसा है, जो मार्केट में फीस है उससे तो कम ही फीस है, तो पैसा लेंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे। पीडीएफ के लिए मैसेज कर दीजिए। गणित भाषा का या के मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन ए है शुद्धता, सीजीटेट 2016 में पूछा गया। ऑप्शन बी है सत्यता, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो अभी निगमन विधि नहीं पढ़ा है, तो शुद्धता और सत्यता दो ही ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए और बी दोनों। आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं सत्यता की कसौटी। हमने क्या क्या देखा था? हम 3 तरीके की चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। पहला तो हमने देखा गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। गणित का स्वरूप जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध कथन हमने देख लिया किस तरीके से होते हैं। मैं आपको बताया कि अभिगृहित कथन क्या होते हैं, फिर परिमेय क्या होते हैं। अभिगृहित कथन ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध होते हैं, जिनको सत्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऊपर से गिर रहा है तो हर चीज ऊपर से गिरेगा ही गिरेगा। दूसरी बात, उसके बाद मैंने बताया परिमेय, अभिगृहित कथनों के माध्यम से, अभिगृहित कथनों का सहारा लेके जब नए कथन की उत्पत्ति की जाती है तो उसको कहा जाता है परिमेय। और एक बार कोई परिमेय सिद्ध हो गया तो वो परिमेय फिर गलत नहीं होता, एक बार ही सिद्ध होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम ऑप्शन दूसरे नंबर का मुख्य गुण में, दूसरा नंबर है सत्यता की कसौटी। सत्यता की कसौटी जो है, यहां से आपको छत्तीसगढ़ जो सहायक शिक्षक का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गणित में सत्यता केवल संगति यानी कंसिस्टेंसी और तर्क से जुड़ा है।
किसी भी गणितीय कथन की उत्पत्ति तर्कों की श्रेणी से बनती है। ये कुछ तर्क स्वीकृत नियमों, परिभाषाओं और मान्यताओं के अनुसार लागू किए जाते हैं। कुल मिला के कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है सत्यता केवल संगति यानी कंसिस्टेंसी यानी लगातार, और तर्क दो माध्यम से किसी गणित में सत्यता विद्यमान है, यानी ट्रूथ है, सत्य है, गणित गलत नहीं होता है, हमेशा सही होगा, 2 और 2 4। किसी भी गणितीय कथन की उत्पत्ति तर्कों की श्रेणी से बनती है, यानी एक तर्क दिया गया कि मैं जैसे एक तर्क दिया, पहला रिमोट गिरा, दूसरा रिमोट गिरा, तीसरा रिमोट गिरा, चौथा रिमोट गिरा, इसलिए 5वां रिमोट भी गिर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? तर्कों का एक श्रेणी हुआ, एक क्रम हुआ, उस क्रम से बनता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये कुछ तर्क स्वीकृत नियमों यानी पुराने से जो नियम है, जैसे जो अभिगृहित बात किया, मैं अभिगृहित कथन की बात किया था ना, जो स्वयं सत्य होते हैं, परिभाषाओं और मान्यताओं अनुसार लागू होते हैं। किसी गणितीय कथन की सत्यता की कसौटी की जांच को हम अनुभविक तरीके, मान्यताओं के अनुसार प्रयोग, अवलोकन एवं तर्क संबंधित कुछ विशेष नियमों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी है। सत्यता की कसौटी की जब बात की जाएगी, यानी सत्यता की जांच की जाएगी, सत्यता अगर हमने 3 गुण देखे ना, पहला गुण देखा असंदिग्ध होते हैं, दूसरा सत्यता की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते हैं, और तीसरा हमने देखा प्रतीकों का प्रयोग। तो पहला तो हमने देख लिया असंदिग्ध होते हैं, पूरा पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं सत्यता की कसौटी। तो सत्यता की कसौटी की जांच के लिए, यानी सत्य है या नहीं है, उसके लिए 4 तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला तरीका तो है अनुभविक तरीका या मान्यता के अनुसार, दूसरा है प्रयोग के माध्यम से, तीसरा है अवलोकन के माध्यम से, और चौथा एवं आखिरी है तर्क के माध्यम से। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है, यहीं से आपको प्रश्न एकदम से इस बार देखने को मिलेगा, चाहे आप अभी टेट का एग्जाम देंगे उसमें भी हो सकता है, या उसके अलावा आप जो छत्तीसगढ़ भर्ती का एग्जाम देंगे उसमें भी हो सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि अनुभविक तरीके, प्रयोग और अवलोकन से प्रश्न नहीं पूछे जाते, वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम अभी देखेंगे। तो ये 4 तरीके आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसी भी गणितीय कथन की सत्यता की कसौटी की जांच के लिए कौन कौन से 4 तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए अनुभविक तरीका, ऑप्शन बी प्रयोग, ऑप्शन सी अवलोकन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तर्क भी है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ मैंने बनवा दिया है, आपको पीडीएफ में काम आएगा। अब देखते हैं, पहला अनुभविक तरीका देखेंगे, फिर प्रयोग विधि, फिर अवलोकन, फिर तर्क। आइए देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं अनुभविक तरीका। अनुभविक तरीका, और ये है आपका मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। मोरनी का खूबसूरत सा तस्वीर अच्छे से आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। अब ये चीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं भाई जंगल झाड़ के बारे में, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछा है और इसी से मिलता जुलता प्रश्न पूछ देगा। जैसे आपसे पूछ दिया मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, आपको इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे। आपसे पूछ दिया कि गाय का बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, इसको आप किस तरीके से सिद्ध करते हैं। आपसे पूछ दिया कि 2 धन 2 4 ही होते हैं, आपको इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे। तो यही 4 तरीके से सिद्ध किया जा सकता है किसी भी चीज को गणित में। पहला है अनुभविक तरीका, चौथा है, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है अवलोकन, और चौथा है तर्क। इन्हीं 4 तरीकों से सिद्ध किया जा सकता है गणित में। तो मोरनी सितंबर के आसपास ही अंडे देती है, इसको किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। इस कथन की जांच केवल अनुभविक तरीके से की जा सकती है, अर्थात हमें मोरनियों को देखना होगा और पता लगाना होगा कि वो कब अंडे देती है। यदि हम बहुत से मोरनियों को देखें और यह पाएं कि उनमें लगभग सब सितंबर के आसपास अंडे देती हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोरनियां सितंबर के आसपास अंडे देती हैं। इसको क्या बोलेंगे? अनुभविक विधि या अनुभविक तरीका, या बोलेंगे ऐतिहासिक तरीका, या फिर परंपरागत तरीका बोलेंगे। यानी लोगों ने बता दिया कि मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, तो वो परंपरागत तरीके से बनाया या फिर अनुभविक तरीके से बताया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुभविक नियम तब भी मान्य रहेगा अगर कुछ इक्के दुक्के उदाहरण ऐसे भी हो जाएं
कि इस नियम का पालन नहीं करते। कोई मोरनी अगर नवंबर में अंडे दे दी तो ऐसा नहीं विद्रोह हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मोरनी का निजी मामला है। अब जो जब अंडे देना चाहे दे दे, लेकिन सामान्य तौर पर मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। और ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले कभी कि मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, गाय का बछड़ा अब 9 महीने में पैदा होता है, हाथी का बछड़ा खड़ा होते मतलब पैदा होते ही चलने लगता है, या फिर कुछ ऐसा प्रश्न पूछ ले कि जैसे वो बिच्छू का बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माँ के पेट को चीर करके पैदा होता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा मानेंगे कि वो अनुभविक तरीके से हो रहा है, परंपरागत तरीके से हो रहा है, इसको और किसी माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर मैं बोलता हूं कि मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, आप बोलते हैं कि नहीं मेरे यहां मोरनी है वो नवंबर के आसपास अंडे देती है, क्या मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं? हाँ, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। किस माध्यम से? अनुभविक तरीके से। अर्थात मैं फिर आपके सामने 8-10 मोरनियां दिखाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा कि इसमें कौन सी मोरनी सितंबर के आसपास अंडे दे रही, कौन सी अक्टूबर के आसपास। ज्यादातर मोरनियां सितंबर के आसपास अंडे देती है। केवल अनुभविक तरीके का यही अर्थ निकाला जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि अनुभविक तरीका जो है वो हमेशा सत्य होगा। हमेशा सत्य नहीं होता, क्योंकि कोई मोरनी अगर अक्टूबर में या दिसंबर में या जनवरी में अंडा दे दिया तो वो तो फिर गलत हो गया। लेकिन उन गलत जो होते हैं, छोटे छोटे जो अपवाद होते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है और सामान्य तौर पर यह मान लिया जाता है कि अनुभविक तरीके के माध्यम से वही नियम मान्य होगा जो कि सामान्य तौर पर दिखाई देता है। अपवादों को नियम नहीं बनाया जाएगा। तो ये रहा पहला आपका। और इसी से प्रश्न पूछा है, देखिए सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में प्रश्न पूछा है, और आप इसको किस तरीके से बनाते मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, आप इसको किस तरीके से डील कर पाते। नीचे दिए गए कथन की सत्यता की कसौटी की जांच केवल अनुभविक तरीके से की जा सकती है। पहला है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऑप्शन बी है मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। ऑप्शन सी है 12 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ऑप्शन डी है 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। तो ये पूछा है केवल अनुभविक तरीके से ना, ध्यान रखिएगा। केवल अनुभविक तरीके से जांच की जा सकती है, वो है केवल और केवल मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता दिया, इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा, गाय का बछड़ा 9 महीने में पैदा होता है, बिच्छू डंक मारता है, तो ऐसा वैसा जो भी आपका ये है अनुभविक तरीका वाला है, उनको हमेशा आप मानेंगे। आपको गाय बैल से, बछड़ा से और गौरैया घोंसला नहीं बनाती, ये सब चीज़ें जो होंगी अगर मैथ्स में पूछा जाएगा तो ये सब अनुभविक तरीके से होगा, जिसको आप अनुभव से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा कथन देख लेते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसको आप किस तरीके से सिद्ध करेंगे, ये चीज देखते हैं। इस कथन की सत्यता की जांच प्रयोग विधि द्वारा किया जा सकता है। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करके देख सकते हैं कि यह कथन केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सत्य है। अधिक दबाव में पानी को गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक तापमान पर उबलकर दिखाया जा सकता है। यह वही सिद्धांत है जिसे प्रेशर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संभावित प्रश्न के रूप में देखते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच किस विधि द्वारा की जा सकती है? अनुभविक तरीका, प्रयोग विधि, अवलोकन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही क्या हो गया? प्रयोग विधि। हालांकि इसका आप एक वो भी ले सकते हैं, अनुभविक विधि इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अनुभविक विधि इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। यानी अगर आप कई बार देखे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है पानी उबल जाता है, तो आप उसको अनुभविक विधि में भी मान सकते हैं, लेकिन ये आपका सही उत्तर होगा प्रयोग विधि, क्योंकि आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन मोरनी अगर सितंबर के आसपास अंडे देती है तो क्या प्रयोग करके आप देख सकते हैं? उसको भी आप देखेंगे तो अनुभव से ही सीखेंगे, उसके प्रयोग से नहीं सीखेंगे। आप मोरनी नहीं बन सकते कि आप एक बार मोरनी बन जाए उसके बाद सितंबर के आसपास अंडे देती हूँ कि नहीं ये देख लूँ मैं आज, वैसा नहीं होगा। लेकिन इसमें तो आप हर बार पानी को उबाल करके देख लेते हैं कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है या नहीं उबलता।
आप प्रयोग करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो वो चीज क्या हो गया, प्रयोग विधि हो गया। ठीक है, अनुभविक विधि नहीं होगा। अनुभविक विधि का मतलब खुद आप अनुभव करें, प्रयोग विधि में आप प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, दो चीजें। अब देखते हैं तीसरा। अब देखते हैं 15 जो है 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, ये किससे सिद्ध होगा? तो ये सिद्ध होगा आपका अवलोकन विधि से, ऑब्जर्वेशन विधि से। अवलोकन विधि करने का मतलब ये है कि आप उस चीज को खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, खुद करके देख सकते हैं, मतलब जैसे 15 5 से विभाजित होता है या नहीं होता, इसको करने के लिए आप 15 सामान ले आइए, 3 व्यक्ति को बैठाइए, एक एक करके बांटते जाइए, एक एक करके बांटते जाइए, आप देखेंगे सभी के पास 5 सामान हो जाएगा, मतलब 5 से विभाजित होगा तो 3 सामान हो जाएगा। और इसी को यानी 15 5 से विभाजित होता है या नहीं को, इसको आप तर्क विधि से भी कर सकते हैं, यानी 15 को 5 से भाग दे करके भी कर सकते हैं, ऐसा उत्तर ला सकते हैं। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। लेकिन इसको आप अवलोकन विधि से भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन विधि से। तो आपसे अगर दो विधियों की बात करें, यानी आपसे दो ऑप्शन दे दे कि अवलोकन विधि से होगा या तर्क विधि से, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आपसे टकराएगा ही टकराएगा। आइए देखते हैं बहुत ही बेहतरीन चीज, उसके बाद इसका प्रश्न देखेंगे। किसका प्रश्न? इसका, कि 15 5 से विभाजित होता है कि नहीं, इसका किस विधि से क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्राइज विनिंग क्वेश्चन। पहले बता दूं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप भेज सकते हैं। जो वीडियो देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सही उत्तर लिख करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ। आपको यानी जो भी उत्तर लिखेंगे, मान लीजिए 50 या 51 लोग उत्तर लिख करके भेजिए, 50 लोग भेजिए। ठीक है, 50 में से हम एक व्यक्ति को चूज करेंगे, जो भी जीतेगा उसको प्रतिदिन यानी 51 रुपए मिल जाएगा, उसको 51 रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से 50 लोग जो भेजे थे उसमें से बचे कितने लोग? 49 लोग। और दूसरे दिन कितने लोग फिर से भेज दिए? 50 लोग। तो अब कितने लोग हो गए? 99 लोग। फिर इन 99 लोगों में से चूज करेंगे तो दूसरे दिन उसको देंगे। जो एक बार इनाम पा गया वो दोबारा इनाम नहीं पाएगा इस वीडियो से, और जो इनाम नहीं पाया है वो 49 लोग फिर से शामिल हो जाएंगे और उसमें से फिर चुना जाएगा कि कौन किसको इनाम देना है। और ये इनाम मिलेगा पर डे। जो भी जीतेगा उसको हम खुद मैसेज करेंगे, आप तो खैर मैसेज किए रहेंगे, तो उसी में हम रिप्लाई करेंगे कि आप अपना अकाउंट डिटेल, पेमेंट डिटेल भेजिए और ये 51 रुपए का इनाम जीतिए। ठीक है, चलिए। और ये प्रतिदिन मिलेगा, ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन। तो आप इसका उत्तर देना जरूर उत्तर दीजिएगा और ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा। चलिए, क्लास भी ज्वाइन करने के लिए यही नंबर है, फ्री पीडीएफ के लिए भी यही नंबर है और उत्तर देने के लिए भी यही नंबर है। आइए देखते हैं प्रश्न। 3 और 3 का योग 6 होता है, इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच किस विधि द्वारा की जा सकती है? प्राइज विनिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुभविक विधि, ऑप्शन बी है प्रयोग विधि, ऑप्शन सी है अवलोकन विधि, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप जरूर मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, आप 7 दिन बाद देखें, 8 दिन बाद देखें, 10 दिन बाद देखें, कभी भी वीडियो को देखें, कोई दिक्कत नहीं है। पर डे शाम को हम इनाम जो लकी ड्रॉ है वो निकालेंगे और एक को किसी को इनाम देंगे। तो आप कभी भी देखें, पर डे इनाम मिल रहा है, जब तक वीडियो चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए देखते हैं प्रश्न। 15 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, इसकी सत्यता की कसौटी की जांच किस विधि द्वारा की जा सकती है? अनुभविक विधि द्वारा की जा सकती है क्या? तो अनुभविक विधि द्वारा कैसी चीजों की जांच की जा सकती है? मोरनी जैसे सवाल जो थे, गाय का बच्चा 9 महीना में पैदा होता है, आदमी का बच्चा 9 महीना में पैदा होता है, गाय का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, ऐसी चीजें जब आएंगी तो आप क्या बोलेंगे? ये है अनुभविक विधि से। प्रयोग विधि, ऐसी विधि जो प्रयोग करके देख सकते हैं। आप मोरनी बन के प्रयोग करके अंडा दे करके नहीं देख सकते, लेकिन पानी उबाल सकते हैं। आप रिमोट गिरा के देख सकते हैं कि जब भी ऊपर से रिमोट गिराएंगे तो हमेशा नीचे जाएगा। ये सब चीजें क्या आई? प्रयोग विधि में आई। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। अभी आ गया अवलोकन विधि, तो इसी अवलोकन विधि को हमने अभी पढ़ा था, यही अवलोकन विधि इसका आंसर हो गया। अवलोकन विधि में हम कैसे करते हैं? अवलोकन विधि में खुद ही ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं, यानी 15 चीजें लाएंगे, 5 लोगों को विभाजित करेंगे
तो क्या विभाजित हो जा रहा है, सभी को बराबर बराबर सामान मिल रहा है। अगर सही सभी को बराबर बराबर सामान मिल रहा है मतलब ये अवलोकन विधि से ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात और कि इस 15 को हम अवलोकन विधि से न करके 15 भागे 5 कर दें और उत्तर 3 ले आए, तो ये किस तरीके से सिद्ध हुआ, ये हुआ तर्क विधि से। चूंकि अभी हमने तर्क विधि पढ़ा नहीं है और ऑप्शन में भी आपको इसी के सुविधा के लिए तर्क विधि कहीं पे दिया गया नहीं, ठीक है। तो अभी तो अवलोकन विधि होगा, लेकिन आपसे कभी अगर पूछ दे 15 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच किस विधि द्वारा की जा सकती है, अगर ऐसा पूछ दे और यहाँ पे एक चीज लिख दे इनमें से कोई नहीं, तो और लिख दे यहाँ पे तर्क विधि, और आपको ये 4 ऑप्शन दे दें अनुभविक, प्रयोग, अवलोकन और तर्क विधि, तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है निश्चित तौर पर विलोपित हो जाएगा। लेकिन अगर अवलोकन के जगह में केवल तर्क विधि दिया है तो तर्क विधि को जरूर सही मारिएगा। यानी इसका 2 उत्तर हो सकता है, एक तो अवलोकन विधि और एक हो सकता है तर्क विधि। चूंकि अभी तर्क विधि नहीं पढ़े हैं तो इसलिए तर्क विधि पर बात तो नहीं कर रहा हूं, वो लंबा चौड़ा है जिसको आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आज का क्लास मेरे ख्याल से हो गया खत्म। हाँ, एक बार फिर से क्लास को रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। आइए, पहला हम देखें कि गणित जो है, गणित के 3 गुण कौन कौन से होते हैं गणित के स्वरूप के अंतर्गत। असंदिग्ध होते हैं, सत्यता की कसौटी पर और प्रतीकों का प्रयोग। तो सबसे पहला है असंदिग्ध होते हैं, उसको हमने ये देखा कि पहले से कुछ ऐसे वाक्य या ऐसे तर्क होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको हम अभिगृहित कथन के रूप में लेते हैं, और अभिगृहित कथन ऐसे कथन होते हैं जिन कथनों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, वो प्रश्न स्वयं ही सिद्ध माने जाते हैं। दूसरा बात हमने देखा कि उन अभिगृहित कथनों का सहारा लेके जब किसी नए कथन को प्रमाणित किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय। और उसके बाद हमने देखा एक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सत्यता की कसौटी। सत्यता की कसौटी के लिए हमने 4 तरीके देखे। एक तो अनुभविक तरीका, दूसरा देखा हमने प्रयोग विधि, और तीसरा देखा अवलोकन विधि, और चौथा तर्क विधि। हालांकि हमने तर्क विधि को हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अनुभविक विधि में हमने देखा कि ऐसी चीजें हों जिसको केवल अनुभव से बताया जा सकता है, उसको अनुभविक विधि से ही कहा जाएगा। जैसे मोरनी का अंडा देना, या गाय का बच्चा देना, या हाथी का बच्चा का चलना, या सांप का ऐसे क्या बोलते हैं जिगजैग होकर चलना, ये सब चीजें क्या है, अनुभविक विधि के माध्यम से ही बताई जा सकती है। इसको किसी भी तर्क के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा देखा हमने प्रयोग विधि, यानी ऐसा चीज जिसको सिद्ध करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग विधि कहेंगे। जिसमें पानी का उबलना आपने देखा, या पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना, ऐसी चीजें अगर आपसे पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि हवा लो प्रेशर की ओर ही बहती है, इसको आप किस विधि से सिद्ध करेंगे, तो आप अनुभविक विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं और प्रयोग विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई छोटा मोटा सवाल सिद्ध करने के लिए पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि आपसे एक चीज पूछा जाए कि 100 ml पानी है, अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो 5 मिनट में यह पानी भाप बन जाता है, आप इसको किस विधि से सिद्ध करेंगे, तो आप हमेशा इसको प्रयोग विधि से सिद्ध करेंगे। यानी आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि 100 ml पानी 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान देकर के 5 मिनट में भाप बनता है या नहीं बनता। अगर बन जाता है तो आप सही मानेंगे, नहीं बनता तो आप बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हैं ये विधि, ये जो कथन है वो गलत हो गया। प्रयोग में कथन गलत भी होते हैं। तीसरा चीज देखा हमने अवलोकन विधि। अवलोकन विधि का मतलब है एक्सपेरिमेंट वाली विधि, ऑब्जर्वेशन वाली विधि। एक्सपेरिमेंट तो इसमें आ गया, ऑब्जर्वेशन वाली विधि। ऑब्जर्वेशन वाली विधि यानी खुद भी करके देखा जा सकता है, यानी 15 5 से विभाजित होगा, 12 4 से विभाजित होगा। ये सब चीजें किससे हो सकती हैं,
अवलोकन से यानी ऑब्जर्वेशन से की जा सकती है। हालांकि ऑब्जर्वेशन वाली कुछ चीजों को हम तर्क विधि से जरूर बना सकते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो तर्क विधि है ना, ये तर्क विधि सभी विधियों का बाप है। और बाप इसलिए है कि अनुभविक विधि बोलिए, प्रयोग विधि बोलिए, अवलोकन विधि बोलिए, ये सब अलग अलग सिद्ध भले होते हैं, लेकिन इन सब विधियों को इस तर्क विधि से सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात अनुभविक तरीके से अगर आप सिद्ध कर रहे हैं कि मोरनी अंडे देती है, तो उस सितंबर के आसपास अंडे देती है, तो उसको आप प्रयोग विधि से सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, इस चीज को आप तर्क विधि से तुरंत सिद्ध कर देंगे। उसी तरीके से पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, इसको आप अनुभविक विधि से सिद्ध नहीं कर सकते, अवलोकन विधि से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी आप तर्क विधि से सिद्ध कर सकते हैं। उसी तरीके से अवलोकन विधि के किसी कथन को भी आप तर्क विधि से ही सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये 3 विधियां पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको कथन सिद्ध नहीं करना है, कौन सी विधि से यह कथन सिद्ध होगा ये बताना है। तो तर्क विधि से कोई ऐसा कथन नहीं है जो सिद्ध नहीं होगा, इस चीज को मैं बता दूं। लेकिन सबसे ज्यादा सटीक अनुभविक तरीका प्रयोग और अवलोकन का आएगा, तो उसमें से आपको टिक करना होगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको अवलोकन विधि तक की बातें बता दी। अब इस तर्क विधि से प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो भर भर के पूछे जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में ही मिलेंगी। अब फ्री क्लास मेरे ख्याल से डेमो आखिरी होगा, तो इसके बाद डेमो नहीं होगा मैथ्स का। दूसरे सब्जेक्ट का हो सकता है, आ सकता है। आपको एक मैं क्वेश्चन भी बता दिया, जिस क्वेश्चन का आंसर दे करके आप इनाम जीत सकते हैं, वो भी 51 रुपये, और पर डे एक आदमी को मिलेगा, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट को। और वो प्रश्न वाला क्वेश्चन, मतलब वो इनाम वाला क्वेश्चन ये है, फिर से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और भेजिएगा। प्रतिदिन एक व्यक्ति को 51 रुपये मिलेगा, और वो स्क्रीनशॉट के साथ अपना उत्तर लिख करके जरूर भेजें, ठीक है। चलिए, प्रतिदिन शाम को हम बता देंगे कि आज कौन जीता है, यूट्यूब के कम्युनिटी में डाल देंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस में, और सबको भेजेंगे भी कौन जीता है कौन नहीं जीता है, ठीक है। तो फ्री का है पैसा, यार लाभ उठाओ, केवल एक स्क्रीनशॉट लेना है, उत्तर भेजना है। क्लास ज्वाइन करना हो तो इसी नंबर पर मैसेज करें, फ्री PDF चाहिए इसी नंबर पर मैसेज करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।